जय श्री कृष्णा। आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कक्षा 12 के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स अपने न्यू सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें ए का पार्ट ए, आपका पार्ट ए, और ए का पार्ट बी, ए का पार्ट ए और ए का पार्ट बी, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पार्ट ए की मैं बात करूं तो पार्ट ए में अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपन अध्ययन करेंगे, यानी इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इसको बोलते हैं हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसमें अपन इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे। पार्ट बी की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड यानी होल इकोनॉमी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस पर बात करें अपन तो अलग अलग इस सिलेबस को मैं डिटरमाइन करता हूँ, डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले इस सिलेबस के बारे में आराम से आप इसे पहले समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपन अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए की मैं बात करता हूं। तो पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए की बात करें अपन तो पार्ट ए में पार्ट ए और पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर यदि बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी इसका मतलब परिचय, यानी व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा दूसरी बात करूं तो कस्टमर इक्विलिब्रियम, कस्टमर इक्विलिब्रियम, कस्टमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसका भी अध्ययन अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। कस्टमर इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता का संतुलन और उपभोक्ता की मांग। हमेशा याद रखना, उपभोक्ता तो करता है डिमांड और उत्पादक करता है सप्लाई। तो अपन अब सेकंड चैप्टर में कस्टमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पढ़ लेंगे। और इसके बाद प्रोडक्ट की पूर्ति कौन करता है? प्रोडक्ट की पूर्ति करता है आपका प्रोड्यूसर। तो तीसरे चैप्टर में अपन देखेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। यहां पर है कस्टमर, तो कस्टमर का संबंध होता है डिमांड से, और यहाँ पर प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का संबंध होता है सप्लाई से। तो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है और कस्टमर डिमांड। इसी के आधार पर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इसी के आधार पर अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ द डिमांड यानी मांग का नियम। इसके अंतर्गत प्राइस, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और इसके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध होता है नेगेटिव संबंध, नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस एंड डिमांड
के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव। और जब किसी के साथ नेगेटिव संबंध होता है तो उसमें जो वक्र बनेगा वो बाएं से दाएं नीचे की ओर बनेगा। इसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। एक बार मैं सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और प्रोड्यूसर की बात करें अपन, प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर में सप्लाई, प्रोड्यूसर व्हेन द प्राइस इंक्रीज देन सप्लाई इंक्रीज, और व्हेन द प्राइस डिक्रीज देन द सप्लाई डिक्रीज। between relationship producer and supply is positive, और between relation in price and demand is negative। इसके बाद अपन आगे जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे मार्केट का। तो इसका फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 4 की बात करूं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का होता है कि बाजार के स्वरूप, बाजार के अनेक स्वरूप होते हैं। जैसे एक होता है फुल्ली कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, और एक होता है मोनोपोली जिसको अपन बोलते हैं एकाधिकार बाजार। फुल्ली कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। फॉर्म्स ऑफ द मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन बोल लो या फुल्ली कंपटीशन बोल लो। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी बाजार का स्वरूप, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन कि प्राइस का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इसी के अंदर एक पार्ट और होगा मोनोपोली मार्केट। तो आप इसको चारों, ये अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, एक देश की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। और उसके बाद अपने सेकंड बात करें तो कस्टमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी उपभोक्ता द्वारा किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन और मांग का अध्ययन अपन करेंगे। और इसी में लॉ ऑफ द डिमांड का अपन अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ द डिमांड का अध्ययन इसी के आधार पर किया जाएगा। और प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसका मतलब हुआ कि आप अगर उत्पादक हो तो किस प्रकार से सप्लाई करनी है। और सप्लाई के दर बात करें तो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव। और याद रखना, जब भी प्राइस और सप्लाई के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो बनने वाला वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसका मतलब हुआ बाजार के स्वरूप, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और जो आपने बात करें तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और प्राइस का निर्धारण कंपटीशन मार्केट में किस प्रकार से किया जाता है, ये अपना सिलेबस था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा अपन बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी, यानी हिंदी में बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो अपना सेकंड पार्ट है पार्ट बी, पार्ट बी में सबसे पहले अपन बात करेंगे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं एंड रिलेटेड
एग्रीगेट्स। इसमें अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जैसे बात करें अपन तो जीडीपी का अध्ययन करेंगे, और जीडीपी एट किस पे, मार्केट प्राइस पे। जीडीपी इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का अध्ययन करेंगे। अगर जीडीपी में से अपन लेस कर लेंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, इसको अगर लेस कर लेंगे तो अपना आ जाएगा एनडीपी। एनडीपी किस पे, मार्केट प्राइस पे। एनडीपी एक तो होता है मार्केट प्राइस पर यानी बाजार मूल्य पर, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर। साधन लागत की अपन बात करें तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए अपन एनडीपी मार्केट प्राइस में ऐड कर लेंगे सब्सिडी और लेस कर लेंगे सरकार को दिया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वर्तमान में जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर, यानी टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वह टैक्स जिसका भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर पड़ता है, जिसका भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो इनकम टैक्स, ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, और वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका भार प्रत्यक्ष रूप से करदाता पर न पड़कर अप्रत्यक्ष रूप से करदाता पर पड़ता है। अब बात करें अपन एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के कैलकुलेशन करेंगे तो एनडीपी मार्केट प्राइस में सरकार को दिया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सरकार से प्राप्त सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले अपन जीडीपी की गणना करेंगे, और जीडीपी की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूले की बात करें C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का बात करें तो अपन बात करें कंज्यूम उपभोग, आई की बात करें तो इन्वेस्टमेंट निवेश, जी की बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब आयात और निर्यात दोनों का अंतर। तो इसको अगर करेंगे ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास, जीडीपी मार्केट प्राइस, और जीडीपी मार्केट प्राइस में जब डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो अपन को प्राप्त होगा एनडीपी मार्केट प्राइस, और जब एनडीपी मार्केट प्राइस के माध्यम से अपन एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, इसका अध्ययन अपन करेंगे। इसके अलावा अपन जीएनपी का अध्ययन करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला बात करें तो जो अपन ने जीडीपी की जो कैलकुलेशन की थी उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को एनएफआईए को ऐड कर लेंगे किसमें, जीडीपी मार्केट प्राइस में, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसके अलावा अपन इसके बाद बात करें तो एनएनपी मार्केट प्राइस, और एनएनपी मार्केट प्राइस की जब कैलकुलेशन करेंगे तो किस पर, जीएनपी अपन ने जो निकाली थी ना, जीएनपी मार्केट प्राइस में से क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी कौन सा, मार्केट प्राइस पे, एनएनपी मार्केट प्राइस में। और एनएनपी मार्केट प्राइस के बाद अपन अध्ययन कैलकुलेशन करेंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की, और इसको मैं एक बार समरी के रूप में बता रहा हूँ, डिटेल में आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की बात करें अपन
तो अपन ने जो एनएनपी मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन की थी उसमें से सरकार को दिया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और किसी देश की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक उपयुक्त जो माप होता है वो कौन सा होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। इसके अलावा अपन बात करें अपने आगे चैप्टर की बात करें तो मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मनी का मुद्रा एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग। इसमें अपन मुद्रा और बैंकिंग का अध्ययन करेंगे। तो अपन बात करें इसमें जैसे आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई किस रूप में की जाती है, और बात करें तो मुद्रा का मीनिंग क्या है, मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ, और इसमें बैंकों का अध्ययन करेंगे जिसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक यानी जिसको वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, इन बैंकों के क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें अध्ययन करेंगे यानी फंक्शन ऑफ बैंकिंग, बैंकों के कार्य। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, अगला चाहे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, निर्धारण किसका, इनकम का, इनकम लो आय का, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, रोजगार और आय का अध्ययन यानी किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। इसमें अपन एक किन्स नामक का विद्वान है, इसकी अवधारणा भी अपन इसका भी अध्ययन करेंगे, किन्स की अवधारणा का भी अध्ययन करेंगे यानी रोजगार का सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें तो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी यानी सरकारी बजट, सरकार प्रतिवर्ष जो बजट पेश करती है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सरकार जो बजट पेश करती है उसका अध्ययन भी अपन करेंगे। और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक अपने टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीओपी, जिसमें और सरकार हमेशा अपना व्यापार घाटा और कम रखने का प्रयास करती है। इसके लिए एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करने का प्रयास करती है और इंपोर्ट कम करने का प्रयास करती है, यानी आयात ज़्यादा और निर्यात कम करने निर्यात तो ज़्यादा और आयात कम करने का प्रयास करती है ताकि व्यापार घाटा कम से कम रहे। इसके लिए सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने घरेलू उद्योगों का विकास करती है और आत्मनिर्भर भारत जो कार्यक्रम है इसी के तहत ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके। ये था अपना सिलेबस, यानी क्लास 12 का ये एक सिलेबस समरी के रूप में मैंने बता दिया कि किस प्रकार, क्योंकि किसी भी चीज़ को अध्ययन करने से पहले सिलेबस का अच्छे से पता होना चाहिए ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अपन कुछ बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की कुछ बात करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब देखो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ए इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इसका अध्ययन इसी चैप्टर में किया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। यानी जो अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है उसी का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, और इस प्रकार इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की। यानी देखिए आप, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है। आप ऐसा मानिए जैसे मान लो आप, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको क्या करते थे, माता पिता क्या करते थे, 5 रुपये 10 रुपये देते थे। तो हमारी इच्छा क्या होती थी कि इन 10 रुपये के माध्यम से अपन अनेक चीज़ें खरीदें। हमारे पास रुपए कितने, 10, और हमारी इच्छा क्या, ज़्यादा। इसको बोलेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी सीमित संसाधन है, ये 10 रुपये है। और हमारी जो वांट्स है, हमारी जो आवश्यकता है, नीडेड है, अनलिमिटेड वांट्स, यानी हमारे पास सोर्स तो है लिमिटेड और वांट्स है। तो आप कह सकते हो कि जैसे व्हेन आवर फादर दे यूज टू गिव अस अमाउंट ऑफ मनी, हमको मनी दी जाती है कुछ यूज करने के लिए। अपना चाहिए फादर दे, अपने मदर, ठीक है, फादर एंड मदर से ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, अपने को कुछ यूज के लिए मनी दी जाती। जब हम बचपन में थे तो क्या होता था कि सपोज दैट आर यूजिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास यूजिंग की जो अमाउंट थी वो एक निश्चित अमाउंट है और हमारी आवश्यकता क्या है, ज़्यादा। तो हम इस अनलिमिटेड वांट्स की जो पूर्ति है वो किसके माध्यम से करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से, सीमित संसाधनों के माध्यम से। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या हुई है। तो सबसे पहले हमको इतना रखना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। तो अपन कह सकते हो, पहला अपना क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कहाँ से आया, इसको कहाँ से अपन ड्राइव किया, ये किस भाषा का शब्द है, इस बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसको ड्राइव्ड कहाँ से किया, इकोनॉमिक्स को ड्राइव्ड अपन कहाँ से किया, इसका अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स ड्राइव्ड, कहाँ से अपने इसको ड्राइव्ड किया, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति हुई एक ग्रीक वर्ड से। किस वर्ड से, फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोनॉमिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसको कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई ग्रीक वर्ड से, सबसे पहले ये ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें अपन तो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया से हुई है, ओइकोनोमिया से हुई है, ठीक है। अब देखो, इस ओइकोनोमिया का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी एक हाउस होल्ड अपने संसाधनों का मैनेजमेंट किस प्रकार करता है, मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो आप कह दो कि इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से लिया गया और जिसका अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड।
मैं इसको परिभाषा को लिखा दूंगा, एक बार समझ लो। इस भाषा से लिया गया है और इसका मतलब अपने एक हाउस होल्ड अपने संसाधनों का किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं, जितना वो इनकम कमाता है उसको प्रत्येक खर्चों में किस प्रकार डिवाइडेड करता है, इस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाता है किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो आपको वैसा लिखा दूं, किस प्रकार से तो सबसे पहले हेडिंग डालो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, द वर्ड लिख लो इसको, द वर्ड इकोनॉमिक्स द वर्ड इकोनॉमिक्स, आप नोट्स बना लीजिए। हैज बीन, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन derived from ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, यानी ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है। तो आप ले लो ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, यानी इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड की बात करें तो आप इस ग्रीक वर्ड को भी लिख सकते हो, इस ग्रीक वर्ड मतलब ओइकोनोमिया, इस वर्ड से लिया गया, ओइकोनोमिया से लिया गया है। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, इस ओइकोनोमिया का मतलब क्या है, तो आप लिख लो विच, ऐसे लिखो, एक मिनट, विच मीन्स, इसका अर्थ क्या है, इस ओइकोनोमिया का अर्थ क्या है, विच मीन्स, इसका अर्थ आप खुद बता सकते हो, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, विच मीन्स ओइकोनोमिया, हाउस मैनेजमेंट, आप ऐसे लिख लो, या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड लिख लो, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये इसका एक प्रकार का मीनिंग है। तो मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन ड्राइव्ड, आपको पूछ ले कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बताओ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, विच मीन्स ओइकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि द वर्ड इकोनॉमिक्स, इसको विशेष जाना, कैपिटल मिला आपको, इकोनॉमिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, विच मीन्स, इसका अर्थ है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी एक हाउस होल्ड किस प्रकार से अपने संसाधनों का मैनेजमेंट करता है।
इसका अपन इसमें अध्ययन करेंगे, यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये अर्थ आपके समझ में आएगा। किस भाषा का शब्द है? आप कहोगे कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक कौन सा? ओइकोनोमिया। और इस ओइकोनोमिया का मीन्स क्या है? तो आपको बोले हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये आपका अर्थ है इकोनॉमिक्स का।